दारुल-हुकूमत की सबसे जदीद ज़ीशान कॉलोनी की एक बहुत बड़ी और अज़ीमुश्शान कोठी में जदीद तरीन मॉडल की सफ़ेद कार पोर्च में दाखिल हुई तो पोर्च में मौजूद बावर्दी दरबान यकलख्त अटेंशन से हो गए। बावर्दी ड्राइवर ने नीचे उतरकर कार का भी दरवाजा खोला तो एक उधेड़ उम्र आदमी कार से बाहर आया। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का और जदीद तराश का सूट था। चेहरे मोहरे से वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और अमीर आदमी लग रहा था। ये नवाब इफ्तिखार अहमद थे, पाक एशिया के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी जिनके ताल्लुकात बराह रास्त सदर ममलिकत से थे। ये बहुत बड़े जागीरदार थे, बेशुमार रिफाई इदारों के चेयरमैन और सरपरस्त भी थे। पूरे दारुल हुकूमत में लोग इन्हें मौजूदा दौर का हातम ताई कहते थे। बेशुमार रिफाई इदारे, हस्पताल और यतीम खाने उनकी सरपरस्ती में चल रहे थे और सबको दिल खोलकर और मुस्तकिल इमदाद दिया करते थे। यही वजह थी कि मुल्क के तमाम आला तबके उनकी बेहद इज्जत करते थे और रोजाना वो किसी न किसी रिफाई इदारे की तकरीब के सदर रहते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क की सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया था। अलबत्ता मुल्क के तमाम बाअसर सियासतदानों से उनके गहरे तल्लुकात थे, लेकिन वो खुद सियासत में हिस्सा लेने से हमेशा गुरेज करते थे। ये कोठी, जिसका नाम इफ्तिखार महल था, नवाब इफ्तिखार की ही थी, जिसमें वो अपनी बेगम और 2 बेटियों के साथ रहते थे। नौकरों की एक पूरी फौज कोठी में हर वक्त मौजूद रहती थी। नवाब इफ्तिखार अलबत्ता किसी मसाइल को कोठी पर ना मिलते थे। उसके लिए उन्होंने अलहदा एक बड़ा ऑफिस बनाया हुआ था, जहां बाकायदा अमला मौजूद था जो साइलों की दरखास्तें वसूल करता था, उनकी छान फटक करता और फिर हर दरखास्त पर सिफारिशात मुरतब करके दरखास्तों को कोठी भिजवा देता था, जहां से नवाब इफ्तिखार दरखास्तों की मंजूरी देते और दूसरे रोज इन साइलों को नकद रकूमात बतौर इमदाद मिल जाती थी। नवाब इफ्तिखार कार से उतरे और फिर बावकार अंदाज में चलते हुए कोठी में दाखिल हुए। वो भी एक्रेमिया से वापस आए थे और एयरपोर्ट से सीधे कोठी आए थे। उनकी बेगम और दोनों बेटियां एक्रेमिया में ही रह गई थीं। उन्होंने चूंकि यहाँ एक बहुत बड़े रिफाई इदारे का संगे बुनियाद रखना था, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा था। इस वक्त सुबह का वक्त था और मौसम खुशगवार था, इसलिए नवाब इफ्तिखार अपने कमरे में जाने की बजाय कोठी के अकब में मौजूद इंतहाई खूबसूरत बाग में मौजूद कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। उनका पर्सनल सेक्रेटरी, जो हर लम्हे उनका साथ रहता था, उस वक्त भी उनके साथ था और नवाब इफ्तिखार की कुर्सी पर बैठने के बाद वो उनसे 2 कदम पीछे हटकर सीने पर हाथ बांधे मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। राशिद, 1 कप काफी और आज के अखबारात ले आओ ताकि यहाँ के हालात का इल्म हो सके, नवाब इफ्तिखार ने बड़े नरम से लहजे में पर्सनल सेक्रेटरी से कहा। यस सर, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक बावर्दी बटलर आया। उसने काफी का कप और अखबारात का बंडल मेज पर रखा और खामोशी से वापस चला गया। नवाब इफ्तिखार ने काफी का कप उठाया और एक घूंट लेने के बाद उन्होंने कप वापस रखा और अखबारात के बंडल में से एक अखबार उठाया और उसे खोल लिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो यूं उछले जैसे कुर्सी में अचानक इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। उनके चेहरे पर हैरत के तसव्वुरात थे और आंखें फैलकर हलकों से बाहर निकल आई थीं। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? वेरी बैड, नवाब इफ्तिखार के मुंह से निकला और उन्होंने तेजी से अखबार में मौजूद 6 सुर्खियां पढ़नी शुरू कर दी। फिर उन्होंने अखबार रखा और वो मोबाइल फोन उठाया जो उन्होंने मेज पर रख दिया था और उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। सलाम हाउस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा सपाट था। नवाब इफ्तिखार बोल रहा हूँ, अब्दुस्सलाम से बात कराओ, नवाब इफ्तिखार ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें सर, दूसरी तरफ से इस बार मुनमुनाते हुए लहजे में कहा गया। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं अब्दुस्सलाम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक इंतहाई मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। अब्दुस्सलाम, ये आज के अखबारात में जेली अद्वियात के सिलसिले में क्या खबरें शाया हुई हैं?
क्या हुआ है, नवाब इफ्तिखार ने कहा। जनाब, दारुल हुकूमत और उसके नेवा का सारा नेटवर्क इंटेलिजेंस ने ट्रेस करके खत्म कर दिया है। सप्लाई मास्टर अहमद मलिक को भी अगवा कर दिया गया है। और जनाब, मजीद खबरें ये हैं कि दारुल हुकूमत का चीफ एजेंट करमदाद खान भी अपने साथियों समेत हलाक हो चुका है और अलिफ खान को भी गोली मार दी गई है और अरबाज खान भी हलाक हो चुका है। और मार्गरेट ने अरबाज खान का सेटअप भी कंट्रोल में कर लिया है, दूसरी तरफ से अब्दुल सलाम ने कहा। लेकिन ये सब कैसे हो गया? नवाब इफ्तिखार के लहजे में परेशानी थी। मार्गरेट से मेरी बात हुई है, उसने जो तफसील बताई है उसके मुताबिक हमाकत पहले करमदाद खान से हुई। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का लड़का अली इमरान, जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, उसने एक मेडिकल स्टोर पर जेली दवा की बात की। उसने वहां अपने आप को इंटेलिजेंस का आदमी ज़ाहिर किया। उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने करमदाद खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो करमदाद खान ने उस मेडिकल स्टोर के मालिक को गोली मरवा दी और उसके स्टोर को आग लगवा दी। उसके बाद उसने अली इमरान को कत्ल कराने की कोशिश की। उधर अलिफ खान को जब अली इमरान के बारे में मालूम हुआ तो उसने एक मकामी बदमाश के जरिए उसे कत्ल कराना चाहा, लेकिन उस मकामी बदमाश ने उस अली इमरान को कत्ल कराने का टास्क जिस आदमी को दिया वो खुद इमरान का साथी था। फिर करमदाद खान भी मारा गया और उसका आदमी रॉबर्ट भी, और उसके साथ ही सारा नेटवर्क पकड़ा गया। मार्गरेट को इल्म हो गया कि अलिफ खान सामने आ गया है और अलिफ खान तक मामला पहुंच सकते हैं, तो अलिफ खान से अरबाज खान तक ये लोग पहुंच सकते हैं। चुनांचे मार्गरेट ने अलिफ खान और अरबाज खान दोनों को हलाक कर दिया और खुद तमाम कारोबार की कंट्रोलर बन गई। उसे ये फायदा हुआ कि फैक्ट्रियां और सप्लाई दोनों महफूज हो गई हैं, लेकिन अभी सब कुछ कैमोफ्लेज कर दिया गया है। अब सिर्फ आपकी आमद का इंतजार था ताकि आपसे इस बारे में मजीद हदायत ली जा सकें। ये मालूम हुआ है कि कोई सरकारी ग्रुप जिसे 4 स्टार्स कहा जाता है और जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तहत है, दरअसल इस सेटअप के पीछे काम कर रहा है और अली इमरान भी उनके साथ शामिल है। लेकिन कार्रवाई इंटेलिजेंस की जाहिर की जा रही है, अब्दुल सलाम ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि असल काम अली इमरान का है, नवाब इफ्तिखार ने कहा। यस सर, रूह रवां वो ही है, अब्दुल सलाम ने कहा। इस अली इमरान को इस काम से रोकने का क्या तरीका हो सकता है, नवाब इफ्तिखार ने कहा। आप जो हुक्म दें, अब्दुल सलाम ने कहा। इस अली इमरान को मंजर से हटाया नहीं जा सकता, नवाब इफ्तिखार ने कहा। इस कोशिश में तो करमदाद खान और अलिफ खान दोनों मारे जा चुके हैं जनाब। ये शख्स सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और इंतहाई तेज तरीन एजेंट है, अब्दुल सलाम ने कहा। उसे दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, नवाब इफ्तिखार ने कहा। कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन अगर इसमें नाकामी हुई तो बात करने वाला खुद मशकूक हो जाएगा, अब्दुल सलाम ने कहा। किसी ऐसे आदमी के जरिए जिसका हमसे कोई ताल्लुक ना हो। नवाब इफ्तिखार ने कहा। तो अब्दुल सलाम ने पूछा, कितनी ऑफर की जाए? 10-20 करोड़ की कर दो, नवाब इफ्तिखार ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। और वो 4 स्टार्स जनाब, अब्दुल सलाम ने कहा। उसकी भी कीमत लगा दो जो वो मांगे, नवाब इफ्तिखार ने कहा। अगर आप इजाजत दें तो मेरे जहन में एक तजवीज मौजूद है, अब्दुल सलाम ने कहा। हाँ कहो, खोलकर बात करो, नवाब इफ्तिखार ने कहा। क्यों ना उन्हें 3-1 लेबॉर्ट्री का पता बता दिया जाए। उस लेबॉर्ट्री में बेहोशी की गैस पहले से इस अंदाज में पहुंचा दी जाए कि ये लोग बेहोश हो जाएं। फिर उन्हें चाहे गोली मार दी जाए, चाहे अगवा करके और बांध कर होश में लाकर उनसे बात कर ली जाए, अब्दुल सलाम ने कहा। नहीं,
मैं किसी लेबॉर्ट्री तक उनके कदम नहीं पहुंचने देना चाहता। ऐसा नहीं होगा, नवाब इफ्तिखार ने फैसला कुन लहजे में कहा। मार्गरेट की भी एक तजवीज है जनाब, अब्दुल सलाम ने कहा। क्या? नवाब इफ्तिखार ने पूछा। मार्गरेट का ख्याल है कि मामलात को 6 माह तक मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज कर दिया जाए, फिर ओपन किया जाए। ये लोग खुद ही इस दौरान किसी और मिशन में मसरूफ होकर इस कारोबार का पीछा छोड़ जाएंगे, अब्दुल सलाम ने कहा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इस तरह तो सारा कारोबार यकसर खत्म हो जाएगा, नवाब इफ्तिखार ने जवाब देते हुए कहा। फिर जैसे आपका हुक्म, अब्दुल सलाम ने कहा। मार्गरेट से कहो कि वो मुझसे बात करे, मैं उससे तमाम हालात मालूम करके कोई हतमी फैसला करूंगा, नवाब इफ्तिखार ने कहा। जनाब, फिर वो रकम की ऑफर वाली बात अभी रहने दी जाए, अब्दुल सलाम ने कहा। हाँ, अभी रहने दो। मुझे न जाने क्यों एहसास हो रहा है कि ये आदमी रकम के लालच में नहीं आएगा। मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता हूं, वो इंतहाई बाअसूल आदमी है, नवाब इफ्तिखार ने कहा। ओके जनाब, मैं मार्गरेट को कह देता हूं जनाब कि वो आपसे राब्ता करे, दूसरी तरफ से कहा गया, और नवाब इफ्तिखार ने फोन ऑफ करके उसे वापस मेज पर रखा और फिर अखबारात उठाकर उसका मुतालिया करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो नवाब इफ्तिखार ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। यस, नवाब इफ्तिखार बोल रहा हूं, नवाब इफ्तिखार ने इंतहाई बावकार से लहजे में कहा। मार्गरेट बोल रही हूं नवाब साहब, दूसरी तरफ से मार्गरेट की इंतहाई मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। तुमने अरबाज खान को क्यों हलाक किया है? नवाब इफ्तिखार ने इंतहाई शशमगीन लहजे में कहा। वो स्क्रीन पर आ रहा था नवाब साहब, और वो आपके मुतल्लिक जानता था, इसलिए आपकी शख्सियत को बचाने के लिए मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ी, मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब तुमने क्या फैसला किया है? अगर तुम्हारी तजवीज कबूल कर दी जाए तो फिर कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नवाब इफ्तिखार ने कहा। जनाब, कारोबार खत्म नहीं होगा। मैंने मुतबादिल मार्केटें न सिर्फ तलाश कर दी हैं बल्कि वहां राब्ते भी कर दिए हैं। काफरिस्तान, बहादुरिस्तान, नेपाल और ऐसे ही दूसरे मुल्कों को माल सप्लाई किया जा सकता है। पाक एशिया में कारोबार बंद कर दिया जाए तो ये लोग खुद ही हट जाएंगे, वरना ये लोग तो भूत हैं, ये फैक्ट्रियों तक पहुंच जाएंगे और आप तक भी, मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। और अगर ये लोग तुम तक पहुंच गया तो फिर? नवाब इफ्तिखार ने पूछा। मुझ तक तो ये किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैंने अपना सेटअप ही ऐसा रखा हुआ है कि मुझ तक कोई रास्ता नहीं जाता। आपके और अब्दुल सलाम साहब के अलावा और कोई नहीं जानता कि मादाम एम कौन है, मार्गरेट ने जवाब दिया। तो क्या इन लोगों को रोकने का और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास? नवाब इफ्तिखार ने कहा। एक हल है कि इनका खात्मा कर दिया जाए, लेकिन ये हल इस अंदाज में बरोएकार लाया जाए कि पेशावर कातलों की बजाय किसी गैर मुल्की तंजीम की खिदमत हासिल की जाए और खुद उनसे अलहदा रहा जाए, मार्गरेट ने कहा। गुड, ये वाकई तुमने काम की बात की है। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसी तंजीम है जो ये काम कर सके? नवाब इफ्तिखार ने कहा। जी हाँ, एक्रेमिया की एक खुफिया तंजीम है ट्रोजन। इस तंजीम में एक्रेमिया की सीक्रेट एजेंसियों के तरबियत याफ्ता अफराद हैं। उनके चीफ एजेंट का नाम ब्रोशर है, जो एक्रेमियन सीक्रेट सर्विस में स्पेशल एजेंट रहा है। ये इंतहाई मुंजिम, बावसाइल और इंतहाई तेज तंजीम है।
मुझे यकीन है कि ये तंजीम इमरान और उस फोर स्टार्स ग्रुप का यकीनी तौर पर और फौरी तौर पर खात्मा कर देगी, लेकिन उसे खतीर मुआवजा देना होगा, मार्गरेट ने कहा। मुआवजे की बात मत करो, लेकिन इस तंजीम का राब्ता तुमसे भी नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ये इमरान और उसका ग्रुप उन्हें किसी तरह कवर भी कर ले तब भी वो हम तक ना पहुंच सके, नवाब इफ्तिखार ने कहा। ठीक है जनाब, दरमियान में एक गैर मुतल्लिक पार्टी डाल दी जाएगी जिसका काम ही यही है, मार्गरेट ने जवाब दिया। ओके, ये तमाम बंदोबस्त करके मुझे इतला दो, तब तक माल बाहर सप्लाई करती रहो, नवाब इफ्तिखार ने कहा और फोन ऑफ करके उसने फोन पीस मेज पर रखा। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायां थे। उसने एक बार फिर अखबार उठाया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने तमाम अखबारात देख लिए तो उसने फोन पीस एक बार फिर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का नंबर दें, नवाब इफ्तिखार ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो नवाब इफ्तिखार ने फोन ऑफ करके उसे दोबारा ऑन किया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान से बात कराएं, मैं नवाब इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूं, नवाब इफ्तिखार ने कहा। यस सर। होल्ड ऑन करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। अब्दुर्रहमान बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सर अब्दुर्रहमान की गूंजदार और बाबाकार आवाज सुनाई दी। नवाब इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूं, अब्दुर्रहमान, नवाब इफ्तिखार ने कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। ओह नवाब साहब, आप फरमाइए, आज इतनी सुबह कैसे याद किया? सर अब्दुर्रहमान ने भी उस बार बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। मैं आज सुबह एकेडमिया से वापस आया हूं और आते ही जब मैंने अखबारात पढ़े तो सारे ही अखबारात तुम्हारे डिपार्टमेंट की तारीफों से भरे हुए नजर आए। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। वैसे तुम्हारा ये सुपरिटेंडेंट फयाज तो वाकई इंतहाई काम का आदमी है। उसने इस कदर मकरू और भयानक जुर्म का कला कमा कर दिया है, नवाब इफ्तिखार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मुबारकबाद का बेहद शुक्रिया। तुमने दुरुस्त कहा है कि ये वाकई इंतहाई मकरू और भयानक जुर्म है और मुझे खुशी है कि इंटेलिजेंस ने इसका कला कमा किया है, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। वैसे क्या ये सारा सेटअप खत्म हो गया है या अभी कुछ बाकी रहता है? नवाब इफ्तिखार अहमद ने कहा। अभी तो सिर्फ सप्लाई और सेल का सेटअप पकड़ा गया है। मैन्युफैक्चरर्स, लेबॉर्ट्रियां और असल सरगने तो अभी ट्रेस नहीं हो सके। वैसे उनके खिलाफ भी काम हो रहा है और वो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। इस सिलसिले में मेरे किसी भी ताआवन की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। मैं एक लम्हे के लिए भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बेगुनाह मरीजों की जिंदगियों से खेलते हों। ये लोग इंसान नहीं हैं, दरिंदे हैं, नवाब इफ्तिखार ने कहा। तुम्हारे जज्बात काबिल कदर हैं। बहरहाल शुक्रिया, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। ओके, कभी आओ भाभी के साथ, नवाब इफ्तिखार ने कहा। वादा नहीं कर सकता, अलबत्ता कोशिश करूंगा, सर अब्दुर्रहमान ने पहलू बचाते हुए कहा।
وہ تمہارا بیٹا علی عمران کیا کر رہا ہے آج کل؟ اس کے بارے میں تو کبھی تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، نواب افتخار نے کہا۔ کیا بتاؤں، بس بیکار اور آوارہ پھرتا رہتا ہے، سر عبد الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنے ہی محکمہ میں لگا لو کسی پوسٹ پر، نواب افتخار نے کہا۔ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتا، سر عبد الرحمان نے کہا۔ ایک بار ایک محفل میں ایک صاحب اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا ایجنٹ ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نواب افتخار نے کہا۔ ارے نہیں، ایجنٹ کیا ہونا ہے، بس میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے، اس کے ساتھ کبھی کبھی کام کر لیتا ہے اور بس، باقی سب پروپیگنڈا ہے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ اوکے، شکریہ، خدا حافظ۔ نواب افتخار نے کہا اور فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ کہیں یہ مارگریٹ خامخواہ تو اسے خطرناک نہیں بنا بیٹھی، جبکہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ آوارہ ہے، نواب افتخار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو جو بھی ہو ختم ہو جائے گا، نواب افتخار نے ایک بار پھر کہا اور تیزی سے مڑ کر عمارت کی اندرونی سمت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔